with the first esteemed speaker, with the Ananta Dharmadhikari sir. Sir is with an illustrious career spanning over several decades. Vaidya Dharmadhikari sir stands as a towering figure in the field of Ayurveda. Sir's journey is a testament to his dedication and expertise. He began his journey as a lecturer at Punarvasu Ayurveda College, Mumbai, and went on to hold esteemed positions across various institutions, including Government Ayurveda College, Nanded, R.A. Poddar, Mumbai, and many others. His role ranged from lecturer to professor, dean, and director of Ayurveda for the government of Maharashtra. Currently, he is the founder-president of Ananta Ayurveda Paristhan, Pune. We are truly privileged to have such a distinguished scholar and practitioner with us today. Please join me in welcoming Vaidya Ananta Dharmadhikari sir as he shares his knowledge and valuable insights on understanding of Agni, Tattva Agni, Bhut Agni, Jathar Agni, and their vikritis and principles of clinical management. सभी का अभिनंदन, स्वागत। हिंदी में बोल रहे हैं। मित्रों, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके आपके सामने कुछ वक्तव्य करने के लिए समय मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। सामान्य तौर पर आयुर्वेद के प्रति समाज में एक अपेक्षा है। एविडेंस के साथ आयुर्वेद को प्रूव करो। दो तीन साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख आए थे गुजरात में। उन्होंने व्याख्यान दिया और हमें उपदेश किया, आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन करो। करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। वो यह है कि हम आज जिस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, हमारे ऊपर मॉडर्न मेडिसिन का इतना प्रभाव है कि हम आयुर्वेद की मूल संहिता को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, इस मोड़ पर आए हैं। यानी रिसर्च चल रहा है। इस व्याधि पर यह औषध काम करता है। हमारे एमडी के, पीएचडी के डिसर्टेशंस इतना ही नहीं तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, इसमें भी ड्रग ओरिएंटेशन, डिसीज वाइज ड्रग ओरिएंटेशन, यानी नया फार्माकोपिया हर्बल ड्रग का बनाना, ये रिसर्च की हमारी कल्पना। और इस कल्पना को आप एविडेंस बेस्ड करो, प्रूव करो। इसको प्रूव करो आप एविडेंस बेस्ड करके। ये मांग है, ठीक है। इस प्रकार का एविडेंस हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। आरोग्यवर्धन इस व्याधि ये काम करती है, नो एविडेंस वी हैव गॉट। नवायस लोह पांडु में काम करता है, नो एविडेंसेस। ठीक है, यदि करना है तो करो, आवश्यक है तो निश्चित करना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मित्रों, आयुर्वेद की उपक्रम की पद्धति ऐसी नहीं है। आयुर्वेद की पद्धति क्या है? व्हाट इज
methodology of diagnosis of Ayurveda. मैं एक कर्नाटक के एक महाविद्यालय में व्याख्यान देने गया था। वहाँ के प्रोफेसर थे, मुझे बीच में आकर बोले, सर मॉडर्न कोरिलेशन करके बताओ। मैं समझ गया क्या चाहते हैं। व्हाट इज द मेथड? आज हमारे सामने पेशेंट आते हैं इतना बड़ा फाइल लेकर, डायग्नोसिस पक्का, और हम ढूंढने लगते हैं इस पर काम करने वाली दवा कौन सी है। कैंसर है, इसकी दवा कौन सी? हीरक भस्म। पीसीओडी की दवा कौन सी है? दिस इज नॉट आयुर्वेदा। दिस इज नॉट आयुर्वेदा एट ऑल। मॉडर्न डायग्नोसिस समझो, समझना चाहिए। Keep it aside. What is Ayurvedic diagnosis? What do we mean by Ayurvedic diagnosis? The name of the disease? Not at all. Not at all. नहीं नाम विकाराणाम सर्वतोस्ति ध्रुवा स्थिति। मुझे ये बताइए कि कुष्ठ रोग में किसी कुष्ठ के एक नाम से एक द्रव्य ऐसा कोई बताया है? नहीं। प्रति अध्याय में चिकित्सा के चिकित्सा रोग की नहीं है। मैं अपना वाक्य पुनरुच्चारित करता हूं। किसी भी अध्याय में चिकित्सा लिखते समय तमक श्वास का यह कल्प, छिद्र श्वास का यह कल्प, ऊर्ध्व श्वास का यह कल्प, ऐसी रचना है? कहीं भी नहीं है। फिर क्या है? क्या ग्रंथकर्ता कहते हैं, वाग्भट कहता है, दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। ये वाक्य उनको क्यों कहना पड़ा? ये वाक्य इसलिए कहना पड़ा, अथर्ववेद में रोगों की चिकित्सा ड्रग ओरिएंटेड है। शास्त्र उस समय पता नहीं विकसित था कि नहीं। जैसे अपने ग्रंथों में ड्रग बताए हैं, प्रमेह है हरिद्रा अमलकी, रुद्रोगे, ऐसे हैं, कुटजे अतिसारे कुटजहा, इस प्रकार का वर्णन वहां पर था, वो प्रचलित था। उसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी आया होगा, लेकिन मैंने अथर्ववेद में देखा है। हमारी कल्पना अथर्ववेद में इसके मूल है, यह हमें पता है, लेकिन आयुर्वेद जो विकसित हुआ है उसमें चिकित्सा में दोषों को प्राधान्य दिया है। दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। इसका अर्थ क्या है? अब पूरे चरक सुश्रुत वाग्भट इस पे देख लीजिए, चिकित्सा दोषों की है, रोग की नहीं है। ज्वर चिकित्सा
वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर की चिकित्सा है, यानी पित्त की चिकित्सा है, ज्वर की नहीं है। वायु की चिकित्सा है, ज्वर की नहीं है। इसलिए चरक शायद महारोग अध्याय में शायद इधर उधर होगा, अनुक्त व्याधि की चिकित्सा करते समय सूत्र लिखते हैं, सामान्य चिकित्सा सूत्र अनुक्त व्याधि के लिए हेतु, दोष, अधिष्ठान। उसमें टीकाकार ने एक अंत में वाक्य लिखा है कि ज्वरादि नामकरण ये व्यवस्थाकरण मात्र, व्यवस्था के लिए है। मुझे कहना है कि ज्वर में ये चीज, रक्तपित्त में वमन नहीं देना है, ये बताने के लिए मुझे ये नाम देने पड़े। चिकित्सा के लिए, रक्तपित्त के चिकित्सा के लिए नाम का कोई संबंध ही नहीं है। चक्रपाणी की टीका अंतिम वाक्य है इस सूत्र का। तात्पर्य है कि हमें दोष को प्राधान्य चिकित्सा में देना ही है। जब दोष को प्राधान्य देना है तो हमें दोष की पूरी संकल्पना साफ होनी चाहिए। हम चिकित्सा दोषों की करते हैं, उसकी पद्धति है। कैसी पद्धति है? यदि बलवान दोष है तो शोधन करेंगे, मध्यम है तो शोधन पाचन करेंगे, अल्प है तो लंघन करेंगे। चिकित्सा किसकी है? दोषों की, व्याधि की नहीं है। हमें व्याधि विनिश्चय करते समय पहले प्रथम यदि कुछ करना है तो दोष निर्णय करना है। यदि हम दोष निर्णय नहीं कर सकते तो हम वैद्य नहीं है, हम डॉक्टर है। हमें दोषों का निर्णय करना आना ही चाहिए। और इस दोष की चिकित्सा ग्रंथकार नाम विस्तार में दी है, शोधन वगैरह आज का विषय वो नहीं है, समय भी कम है। सभी चिकित्सा में अब पहले दोषोपक्रमणी अध्याय महत्व का है, विविधोपक्रमणी अध्याय महत्व का है। किसी व्याधि का उपक्रम नहीं बताया, दोषों का बताया। ये दोष निर्णय हमें करना आना चाहिए। आता है? क्वेश्चन मार्क। दोष निर्णय करना कैसे? दोष निर्णय करना कैसे किया जाता, इसकी भी व्यवस्था ग्रंथों में की है। गलती कहां हुई है? हमें प्रकोप की कल्पना साफ नहीं है। हमें जब पढ़ाते थे, नल है, पानी गिर रहा, बकेट आधी भर गई है, संचय हो गया, पूरी भर गई है, प्रकोप हो गया, पानी बह रहा, प्रसर हो गया। ये हमारी कल्पना उस समय थी। ये सरासर झूठ कल्पना है। प्रकोप की कल्पना ग्रंथकर्ता ने पहले अध्याय में साफ दी है। सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 58, 59, 60, 61। हमने कई बार चरक पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं हमें समझता है दोष प्रकोप क्या होता है। सूत्र ऐसा है, वृक्षादि गुणों से वायु के वृक्षादि गुण है, वायु के वृक्षादि गुण है। इसकी अगली पंक्ति है, विपरीत गुण ही प्रशाम्यते। पढ़िए ना आपने, विपरीत गुण ही प्रशाम्यते, यानी वायु वृक्ष है, पुरुष है, विशद है, खर है, सूक्ष्म है। इसके विपरीत गुणों से वो शांत होता है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ?
समान गुण से कुपित होता है। सामान्यम वृद्धि कारणम, वृद्धि यानी प्रकोप, दोषों के गुणों की द्रव्यों के साथ वृद्धि यानी प्रकोप, ये कल्पना हमें मन में साफ, ये पहले अध्याय में दी है। हमें इस अर्थ को तंत्र युक्ति से निकालना पड़ता है। तंत्र युक्ति एक ऊहन, दूसरी विपर्य, और इसकी चिकित्सा विपरीत गुण ही साम्य थी। तो हमें दोषों का निर्णय कैसे करना है? दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है लक्षणों के आधार पर, महारोगाध्याय में उसके आत्मलक्षणानि दिए हैं। वृक्ष परुष विषय दखर आत्मलक्षण है। उसके बाद इन लक्षणों से वायु से व्याधि में उत्पन्न हुआ लक्षण है। श्रवण श्रवण से वरस्वाप साधुरक्तोद भजनम, ऐसे पित्त के भी, ऐसे कफ के भी हैं। इनके आधार पर हम स्थूल रूप में निर्णय कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय पक्का नहीं है। ये निर्णय पक्का नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं। एक अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, एसी में बैठता है, ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट पे काम करता है, खाने पीने में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। उसको अर्धित हुआ है। अर्धे तस्मिन् मुखार्देवा केवले स्यात् अधर्चितम। निर्णय क्या हुआ? वातव्याधि है। चिकित्सा क्या हुआ? स्नेहन स्वेदन। नहीं नहीं, गलती है। निर्णय तो हुआ है, वातव्याधि है। अब यहां पर आपको दोषों के प्रकोप का दूसरा पहलू समझना आवश्यक है। दोष प्रकोप दो प्रकार से होता है, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र। और दोषों का स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य प्रति व्याधि में देखना है, आपको देखना है। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान के 12वें अध्याय का 61 श्लोक की पहली पंक्ति, उसमें लिखा है विकुर्वाणान प्रतिज्वरम, विकुर्वाणान प्रतिज्वरम, प्रत्येक व्याधि करने वाले दोषों का परिचय हमें स्वतंत्र परतंत्र रूप से करना है। अब स्वतंत्र किसको कहेंगे, परतंत्र किसको कहेंगे? चरक विमानस्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 10-11। समय नहीं है, वरना मैं आपको चरक खोलो निकालो बताओ कर सकता था, लेकिन समय नहीं है। मुझे 40 मिनट दिए गए हैं, बहुत कुछ बोलना है। पता नहीं पूरा बोल पाऊंगा नहीं। मैं क्या कह रहा था? हमें दोष स्वतंत्र परतंत्र का निर्णय करना है। व्याख्या है उसकी, चरक ने दी है, सभी ने दी है। चरक ने स्वच्छ रूप में दी है। व्याख्या यह है, यथास्व, यथास्व यह सामासिक शब्द है। यथास्व का अर्थ है अपने हेतु से ही होने वाला। यथास्व उत्थान, यथास्व जन्म, यानी अपने हेतु से होता है।
वायु कैसे बढ़ेगा? रुक्ष आहार एवं गुण ही एवं द्रव्य ही एवं प्रभाव ही एवं कर्मभिश्च वायु प्रकोपमापद्यते। यानी यदि आप जागरण ज्यादा करते हो, वृक्ष गुण से वायु बढ़ेगा। यदि आप शैत्य सेवन करते हो तो शीत गुण से बढ़ेगा। यानी वायु के जितने गुण है, इनमें से एक एक गुण का परिचय आपको करना है, किस गुण से बढ़ा है वायु। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 23 विशेषावचरणीय अध्याय, उसमें क्या लिखते हैं? दोषम एवं अवगमयेत, दोषम एवं अवगमयेत। दोष को इस तरह समझो। ये नहीं लिखा लक्षणों से समझो, नहीं, वो दूसरी जगह लिखा है, वो भी लिखा है दोषम एवं अवगमयेत। इस तरह से देखो, ऐसे देखोगे दोष को। दोष को देखना है आपको, किम रुक्षेण आहारेण कुपितः, किम शीतेन आहार विहारेण कुपितः, किम वेगावरोधेन कुपितः। यानी हमें दोष का ज्ञान किस आधार पर करना है? हेतु के आधार पर करना है। और अंत में लिखते हैं, इतना लिखने के बाद अब इसको अतिरेक तंत्र युक्ति से पित्त को लगाना है, श्लेष्मा को लगाना है, अतिरेक तंत्र युक्ति से। अंत में लिखते हैं, वाक्य लिख लीजिए, एक घोष वाक्य है आयुर्वेद का, तत्प्रत्यनेकम युंजानः, तत् हलंत, तो वो जो हेतु है, जागरण किया है, हेतु है, अतितिक्त सेवन किया है, हेतु है। तत्प्रत्यनेकम युंजानः, प्रत्यनेक यानी विरुद्ध, युंजानः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, युंजन युंजनतो युंजानः। अगले 3 शब्द महत्व के हैं। आशु, आशु यानी शीघ्रतया, सिद्ध ये यश मिलता है, संपद्यते यानी हेतु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से सिद्धि त्वरित मिलती है। 6 महीने नहीं लगते सामान्य व्याधि को। सामान्य व्याधि को 15 दिन में, 7 दिन में उपशय, 15 दिन में और उपशय, 1 महीने में पूर्ण प्रकृति स्थापन। सामान्य में, मध्यम में ज्यादा लगेगा, बलवान में और लगेगा। आशु सिद्ध ये संपद्यते यानी हमें चिकित्सा के लिए क्या जानना जरूरी है? हेतु। पहला विषय हेतु, दूसरा विषय दोषों के गुण, किसके आधार पर? हेतु के आधार पर। और इसके विपरीत चिकित्सा गुणों के। ये यदि हम करते हैं तो हमारा आयुर्वेदिक डायग्नोसिस हो गया। क्या किया हमने? हेतु निकाले। उसके बाद क्या किया? हेतु के गुण देखे और उसके आधार पर हमने यह निर्णय किया कि श्लेष्मा स्निग्ध गुण से बड़ा है, पित्त द्रव गुण से बड़ा है, वायु शीत गुण से बड़ा है। अब हमें कॉम्बिनेशन तीनों के लिए करना है। रुक्ष के लिए स्निग्ध देना है, द्रव के लिए तिक्त रस देना है और शीत के लिए उष्ण देना है। यह कॉम्बिनेशन हमें उपलब्ध द्रव्यों में कौन सा मिलता है वो देखना है। उपलब्ध द्रव्यों में, उपलब्ध कल्पों में
हमने क्या किया? श्वास आया श्वास कुठार, काश आया काश कुठार, अर्श आया अर्शक कुठार। नहीं, प्रति रुग्ण में हेतु भिन्न होते हैं। पुरुषम पुरुषम वीक्ष, यानी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना है तो हमें पहले क्या करना है? हेतु निश्चित करने हैं। दूसरा क्या करना है? दोष निर्णय करना है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है। अब परतंत्र क्या है? जो प्रकोप तो है, वात प्रकोप तो है, अपने हेतु नहीं है। न जागरण है, न तिक्त सेवन है, न अति व्यायाम है, न रूक्षण है, न अध्वगमन है, न भारवहन है, फिर भी वात प्रकोप है। चिकित्सा स्नेहन से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। चरक कहते हैं, चरक चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, अध्याय 1, श्लोक नंबर 57, 58, 59 लिख लो। इस प्रकार के अपने हेतु से जब कुपित नहीं हुआ है, ऐसे दोष अपनी चिकित्सा से ठीक नहीं होते हैं। स्वयं ही भेषजयी न प्रशमम यान्ति, इसका अर्थ बताऊं, समझ रहे? स्वयं ही अपने, भेषजयी ही चिकित्सा से न प्रशाम्यति। वात प्रकोप है, श्लेष्मावृत है, वात प्रकोप है, मेदावृत है, वात प्रकोप है, आमावृत है। स्नेहन चिकित्सा से आप बढ़ाओगे उसको। इसलिए चरक का वाक्य है, मेरा नहीं है, चरक का है। अबुधा वर्धयन्ति तान, अबुध का अर्थ समझते हो? जिसको बुद्धि कम है। तान वर्धयन्ति, ये पता नहीं उसको कि यह अवरंजन्य है कि स्वतंत्र है, नहीं, लक्षण देके चिकित्सा शुरू कर दी है, नहीं होगा। यानी हम एक आयुर्वेदिक डायग्नोस करना है, यानी क्या करना है? हेतु, हेतु के लक्षण, हेतु के गुण, और हेतु के आधार पर स्वतंत्र या परतंत्र है। परतंत्र है तो चिकित्सा वायु के करके लाभ नहीं होगा। रुद्रपद का अमला में पित्त प्रकोप है, पित्त के चिकित्सा से लाभ नहीं होगा। याद है आपको? कामला की, रुद्रपद कामला के चिकित्सा में वृषाम्ल तीक्ष्ण लवणई ही क्षारई ही, याद है? मूर्ख थे, पित्त प्रकोप है, समझ में नहीं आया। पित्त प्रकोप का व्याधि दिख रहा है, वृषाम्ल तीक्ष्ण कामल कट्वम लय ही उपक्रमेत, मूर्ख थे वाग्भट। नहीं, हमें नहीं समझ रहा है। हमें प्रति रुग्ण में देखना है दोष स्वतंत्र है कि परतंत्र है, प्रति रुग्ण में देखना। विकुर्वाणाम प्रतिज्वरम, तो हमारे डायग्नोसिस के एरिया क्या हो गया? हेतु, दूसरा दोष, तीसरा दोष प्रकोप स्वतंत्र है कि परतंत्र है। जो अपने हेतु से कुपित है स्वतंत्र है, जिसको अपने हेतु नहीं हो परतंत्र है। इसका नाम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस है। इसके बाद अधिष्ठान आता है, उसको मैं समय मिला तो बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। समय मिला तो बोलूंगा, समय शायद नहीं मिलने वाला अभी, क्योंकि अभी 30 मिनट तो हो ही गए हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए हेतु के क्राइटेरिया क्या है।
हेतु किसको कहते हैं हम लोग? हेतु के क्राइटेरिया ग्रंथकर्ता ने दिए हैं। सततम सेवमानस्य साइजेबल अमाउंट, इतना सा नहीं, हेतु नहीं, विष होगा, इतना सा विष हेतु होगा, लेकिन रस इतना से नहीं हुआ, मात्रा अधिक अच्छी है। एक चम्मच दूध पिया, श्लेष्मा प्रकोप हो गया, नहीं, मात्रा रही है। सातत्य, मात्रा, और इसके आधार पर सातत्य, मात्रा, और तीसरा एक भाव है, वो है विकार विघातकर भावों का अभाव। विकार विघातकर भावों का अभाव, यानी रोग न हो इसके लिए ग्रंथकर्ता ने जो बताया है उसका प्रयोग करते हैं नहीं? दिनचर्या, ऋतुचर्या, व्यायाम, भोजन विधि, ये करते कि नहीं करते? विकार विघातकर भाव। अब हेतु की क्राइटेरिया यह है कि उचित मात्रा में हो, सातत्य हो, और उसका विरोधक कोई न हो। ऐसे विधि विरहित, लिख लीजिए, विधि विरहित आहार, विहार, आचार। विधि विरहित आहार, आचार, विचार, विहार, यानी जो जो विधि आयुर्वेद में बताए हैं, जिस पद्धति के प्रत्येक ग्रंथ ने प्रत्येक कर्म की विधि बताई है। स्नान का विधि है, दंत धावन का विधि है, धूम्रपान का विधि है, अभ्यंग का विधि है, पान खाने का विधि है, मद्यपान का विधि है, दुग्धपान का विधि है, जलपान का विधि है, भोजन निर्माण करने का विधि है, भोजन करने का विधि है। यानी विधि विरहित जो है वो हेतु है। भले ही आप हितकर खा रहे होंगे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, ये यदि विधि विरहित है तो हेतु है। और इन हेतु के गुणों के आधार पर हमें निर्णय करना है दोष कौन सा बढ़ रहा है, कौन से गुण से बढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, रक्तपित्त ये डायग्नोसिस नहीं है, कुष्ठ ये डायग्नोसिस नहीं है, ये अधिष्ठान बताता है। हेतु, हेतुओं के आधार पर हम निर्णय करेंगे दोष कौन सा, कितनी मात्रा में बढ़ा है। अब हेतु कैसे निकालना? मला किती वेळ अजून? हां, कंटिन्यू करू? नाही, मला सांगा, मी थांबेन, म्हणजे मी असं करतो। हेतु कैसे निकाले जाते हैं इसका भी वर्णन चरक में किया है। चरक विमान 8, श्लोक नंबर शायद 91 या 90 के आसपास है। शीर्षक है देश परीक्षा। देश परीक्षा, उसमें विषय विस्तार से रखा, मैं थोड़े में रखता हूं। सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक ये रुग्ण जो जो कृति करता है उस हर कृति का आपको परीक्षण करना है, लिखना है, और उसमें दूसरा कॉलम लिखना है विधि विरहित।
बस इतना ही करना है आपको, विधि विरहित। कैसे प्रारंभ करो? आप सुबह कितने बजे उठते हो? इन शॉर्ट कर रहा हूं मैं, मुझे बहुत कुछ बताना है अभी। सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे, लिख लीजिए। आगे क्या लिखोगे? विधि विपरीत। ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आप स्वस्थ थे तब आप 8 बजे उठते थे, ये हेतु बन गया। श्लेष्म वृद्धि करने वाला, संतर्पण अधिक करने वाला, विरहित श्लेष्मा व्याधि करने वाला। उसके बाद अब आप हमें शास्त्र और व्यवहार की संगति लगाना है। टीवी, यूट्यूब, पेपर, सब में कुछ प्रवाह चल रहा है, नदियां बह रही है, ये करो वो करो, स्वास्थ्य के लिए ये करो, उसका ध्यान रखना चाहिए। सका नाम का एक पत्र आता था पहले, अब ये पता नहीं मुझे, जिसमें एक पुरवणी आती थी, जिसमें आरोग्य के विषय में आता था। उसमें एक जगह लिखा था, बहुत पानी पियो। हमारे एक छात्र ने पत्र लिखा, इसका संदर्भ दो। लेटर लिखा उन्होंने, उत्तर नहीं आया। लेकिन लोग पढ़ते हैं पानी ज्यादा पियो। आपको पूछना है, सुबह उठ के पानी पीते हो? हाँ पीता हूं। कितना पीता हूं? आधा गिलास। ठीक है, ओके। पेशेंट ये नहीं कहेगा मैं सुबह पानी पीता हूं, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण चिकित्सा है। स्वास्थ्य के लिए मैं पानी पी रहा, ये गलत थोड़ी है। उसका मानना है कि ये उत्तम है। आपको पूछना, क्योंकि आप जानते हो। क्यों? आप क्यों जानते हो? वाग्भट लिखता है, क्या लिखता है? पिबेत स्वस्थोपि च अल्पशः। याद है? मैंने यह कंठस्थ किया था जब मैं BMS में था, तो फर्स्ट ईयर में पूरा सूत्र स्थान कंठस्थ कर दिया था वाग्भट का मैंने। पिबेत स्वस्थोपि च अल्पशः। स्वस्थ व्यक्ति ने पानी अल्पाल्प पीना है, बंद नहीं करना है। आपको पूछना है। इस प्रकार दूसरे दिन सुबह उठने तक हर प्रक्रिया को आपको देखना है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चलता है आप पता है आपको मालूम होना चाहिए। मतलब सुबह उठ के दूध पीते हैं, दूध में बादाम डालते हो, दूध में अंडा डालते हो, दूध में खारिक डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं, वो क्या बोलता है आजकल वो आ रहा है, वो डालते हैं और पीते हैं। बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, सब लोग पीते हैं। पूछना है क्यों? क्यों पूछना है? ये हेतु बन सकता है कैसे? सायमा से अजीर्णेतु प्रातराशो ही दुष्यति। सायंकाल का भोजन यदि परिपूर्ण परिणत नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप सुबह कुछ भी डालो, तत्सर्वम विदयते। क्या आप सुबह उठ के चाय के साथ, दूध का चाय, केवल दूध की चाय, उसके साथ 4 बिस्किट, ब्रेड खाते हो? हाँ खाता हूं। फाफड़ा खाते हो? खाता हूं। भजे खाते हो? हाँ खाता हूं। यह तो बन सकता है। मैं यूपी में गया था, एक दिन ओपीडी देखा। हर पेशेंट को मैंने पूछा सुबह नाश्ता क्या करते हो, कितने बजे करते हो? सब लोगों को बताया वो छोले आते हैं ना, वो रात में भिगा कर रखते हैं, सुबह खा लेते हैं। व्यायाम कितना करते हो? हाँ व्यायाम को समय कहाँ मिलता है। हेतु है। रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ कि नहीं पता ही नहीं है। 8 बजे उठते हैं, 9 बजे दूध पीते हैं, 11 बजे 10 बजे नाश्ता करते हैं, चले काम पे। क्या यह हेतु नहीं बन सकता? मैंने कहा हितकर आहार भी यदि विधि विरहित करते हो तो हेतु बनता है।
यानी हेतु निकालने की पद्धति आपको समझ में आ गई, मैं विस्तार नहीं करूंगा। लोग जितना करते हैं वो आंखें खुली देखकर देखो जग में क्या चल रहा है, वो हेतु बन सकता है। छोटे बच्चे 10 रुपए के नोट ले जाते हैं दुकान में से, वो कुरकुरे खरीद के लाते हैं, कभी चॉकलेट खरीद के लाते हैं, क्या, और ये चलते रहता है, घंटों घंटों को चलते रहता है। क्या इसमें नमक ज्यादा नहीं है? हर एक में नमक है, कुल मिलाकर नमक कितना होगा? ज्यादा होगा। हमें पूछना है, हमें पूछना है। इस प्रकार हेतु। अब इसके बाद हेतुओं के गुण। हेतु के गुण, भैंस का दूध पी रहा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूरा, सभी, मैं नाम नहीं लेगा हर एक प्रांत का, इन सब में सभी बच्चे सुबह उठ के भैंस का दूध पीते हैं। कितना पीते हैं पता है? 100 ml के ऊपर। क्या होगा अग्नि का? अभिषंडी है, गुरु है, स्निग्धतर है, ये तो है। अब इसके गुण श्लेष्मा के बढ़ेंगे, श्लेष्मा बढ़ेगा स्निग्ध गुण से, श्लेष्मा बढ़ेगा पिच्चल गुण से, श्लेष्मा बढ़ेगा अभिषंद गुण से, श्लेष्मा बढ़ेगा शीत गुण से। हमें इसके विपरीत चिकित्सा करनी है। यदि ऐसा आपके पास रोगी आया तो उसका पैरालिसिस भी ठीक होगा, उसका अर्दित भी ठीक होगा, उसका स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होगा, उसकी गुरुदृष्टि भी ठीक होगी, उसको पेशी है, वो पीसीओडी है तो वो भी ठीक होगी, अस्थमा है तो वो भी ठीक होगा, प्रतिष्ठा होगा तो भी ठीक होगा, कुष्ठ है तो भी ठीक, ब्रेन ट्यूमर है तो वो भी ठीक होगा। आपका डायग्नोसिस क्या हो गया? कफ प्रपोप, स्वतंत्र, गुणवृद्धि, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीत। इसके विपरीत मुझे क्या देना है? पहला, हेतु त्याग। त्यागात विषम हेतूनाम विषमा नानुबध्यन्ते। आप हेतु त्याग करो, आपको पेशेंट 5वें दिन फोन करेगा, सब मैं पहले से बहुत ठीक हूं। समय नहीं है, मैं तो किससे बताता था, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी डायग्नोसिस क्या होगा? मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ऐसे अनेक हेतु हो सकते हैं। मैंने एक हेतु लिया आपका भैंस का दूध, ऐसे कई हो सकते हैं। क्या हुआ डायग्नोसिस? हेतु दूध, भैंस का, मात्रा बड़ी, वमन करता नहीं, व्यायाम करता नहीं, दिन में सोता है, ये सभी हेतु है। श्लेष्मा इन गुणों से बड़ा है, बलवान है। ये मेरा दूसरा डायग्नोसिस हुआ। और इससे यदि वातव्याधि हुआ है तो ये परतंत्र है, और इससे यदि प्रमेय हुआ है तो स्वतंत्र है। यानी मुझे दो चीजें मालूम पड़े, स्वतंत्र भी समझ गया, परतंत्र समझ गया। यानी डायग्नोसिस क्या हुआ मेरा? हेतु ये है, दोष श्लेष्मा है, व्याधि प्रमेय है, स्वतंत्र है। व्याधि अर्दित है, परतंत्र है, क्योंकि अर्दित पक्षाघात नानात्मज है। के कफजन है लेकिन है वातज, वायु परतंत्र है। मैं इस पर यदि काम करता हूं, वमन देता हूं, रुक्षण करता हूं, उद्वर्तन करता हूं, कटुतिक तकस रस देता हूं, ग्रंथि, शोथ, रक्तस्राव, अर्दित, श्वास, कुष्ठ, पीसीओडी, साइटिका, जो भी है इसकी चिकित्सा यह है। कटुतिक्त कषाय, वमन, उद्वर्तन,
ये मेरा डायग्नोसिस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज डायग्नोसिस? रक्त पित्त ये डायग्नोसिस नहीं है, नाम दिया है हमने। हम चिकित्सा कैसी कर रहे हैं? हेतु को बंद कर रहे हैं, आहार में परिवर्तन कर रहे हैं, आहार भी इसके विपरीत दे रहे हैं, हम इसके विपरीत आहार दे रहे हैं। यदि आहार संतर्पणजन्य है तो मैं उनको कहा बाकी से आहार तुम्हारा बंद करो, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी और ग्रीष्मिकशाली, ग्रीष्म में आने वाला चावल, ये आपका आहार होना चाहिए। पानी पीना है, सौंठ उबाल कर रखो वो पियो, रोज व्यायाम करो संभव है तो, और कटुतिक्त कषाय दो। अब कटुतिक्त कषाय में आपको चयन करना है, कल्प जो करना है आप करो, जिसमें कटुतिक्त कषाय बलवान है वो आप दे दो, जो भी देना है, नहीं तो अलग अलग चूर्ण मिलाकर दे दो। आपका हेतु मिल गया, गुण मिल गए, स्वतंत्र परतंत्र हो गया, अधिष्ठान हो गया, शोधन करना है कि शोधन करना ये समझ गया। अब रहा सिलेक्शन ऑफ ड्रग। कटु तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण, समझ रहे ना? एक वायु का है, एक पित्त का है, एक कफ का है। अब इस आधार पर आप चयन करो, या तो कल्प का करो या एक एक द्रव्य का करो। मेरी प्रैक्टिस एक एक द्रव्यों की थी, त्रिकटु, त्रिफला और तिक्त रस में कोई गुड़ुची, पटोल या अन्य कोई ऐसे, बस एक कॉम्बिनेशन बदलता था। इस प्रकार हमें द्रव्यों का ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज आयुर्वेदिक डायग्नोसिस? Name of the disease is not the diagnosis at all. It doesn't help you to select the drug. तो हमें आयुर्वेद डायग्नोसिस सीखना है, और फिर चिकित्सा करना है। अब ये सब करते समय गलतियां तो होती है। क्या गलतियां होती है? हमारे एक छात्र हैं, राजस्थान में प्रैक्टिस करते हैं। प्रारंभ में उसका मुझे हर 8 दिन को एक फोन, क्या कहता था, सर पेशेंट को औषध दिया, दूसरे दिन फोन करता है पेट में गुड़गुड़ कर रहा, पेट में दर्द हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, ये क्यों हो रहा? मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ, तूने अचु त्याग किया? हाँ सर किया। क्या आपने आमापचन किया? हाँ किया। कैसे किया? हाँ शीतोपला दिया, त्रिकुटो दिया, वो दिया, ठीक ठीक, लंघन दिया, उपवास दिया, ठीक है। अग्निदीप्ति किया? ओ भूल गया सर, भूल गया। चरक विमान 6, श्लोक क्रमांक 11। जब शरीर में हेतु बनते हैं तब वायु, पित्त, श्लेष्मा बढ़ते हैं। संभव तंत्र युक्ति कहते हैं इसको, संभव तंत्र युक्ति। यदि कोई व्यक्ति बलवान हेतु करता है, कल्पना कीजिए सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीता है 200 ml, संभव तंत्र युक्ति, पित्त द्रवगुण से बड़ा है, श्लेष्मा द्रव शीत गुणों से बड़ा है। अब चरक कहते हैं जिनकी आहारज प्रकृति
आहार के परिणाम स्वरूप दोष वृद्ध होकर प्रकृति बनती है, उस प्रकृति का हमें अध्ययन करना है। उसको कहते हैं दोषज प्रकृति, दोषाधिक्य जनित प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति होती है, अष्टांग संग्रह, शारीर स्थान, प्रकृति विज्ञानीय अध्याय। प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक बीजोत्थ होती है, शुक्र शोणित मिलन के समय उत्पन्न होने वाला दोष उस प्रकृति को बनाता है। इस प्रकृति के ऊपर माता का आहार गर्भ में नई प्रकृति उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं दोषज प्रकृति। ये मूल प्रकृति पे आरूढ़ होती है, प्रत्यारोपण होता है उसका, इस प्रकृति का। ये प्रकृति दोषज प्रकृति है। जो व्यक्ति खाना खाता है वो किस तरह का खाना खाता है, दिन में सोता है, चावल खाता है, दूध पीता है, व्यायाम नहीं करता है, प्रकृति कफज है। इसको कहते हैं दोषज, दोषाधिक्य जनित प्रकृति, चरक विमान स्थे। अब ऐसे भी प्रकृति वाले व्यक्ति ने, जिसकी दोषज प्रकृति कफज है, वो यदि लगातार वही आहार आगे चलता करवाता है, उसका परिणाम अग्नि वह स्रोतस पर होता है। अग्नि दुष्ट होता ही है। संभव तंत्र युक्ति। यदि वात प्रधान व्यक्ति है और वायु के गुणों की अति सेवन करता है, जागरण करता है, अध्वगमन करता है, अग्नि विषम होगा। अत्यंगपान करता है, पित्त द्रवगुण से बढ़ेगा, अग्नि मंद होगा। संभव तंत्र युक्ति। आपने हेतु तो बंद कर दिए, अच्छा किया। अब ये जो उत्पन्न हुआ है, इसके लिए आपको चिकित्सा अग्नि दीप्त करने की करनी है। कैसे करोगे? अग्नि दीप्त करने के लिए पहले यह समझना है हेतु क्या है। चरक के गृहणी अध्याय में दोषोत्थ अग्निमंद की चिकित्सा बताई है। दोषज अग्निमंद, अतिस्नेह से मंदाग्नौ, ऐसे अनेक प्रकार दिए हैं, वो आपको बंद करने हैं। पहले वो बंद करने हैं। अब इस अग्निमान्य का परिणाम, यदि अग्निमान्य ध्यान में नहीं आया तो शरीर में, कोष्ठ में आमोत्पत्ति होती रहती है। कश्यप खिलस्थान अम्लपित्त चिकित्सा। अग्निमंद होता रहता है। अब हेतु बंद कर दिया आपने, सामावस्था का क्या करोगे आप? सामावस्था की चिकित्सा, चरक विमान 2 11। साध्यम आमम उल्लिखित, रुल्लास है, शूल है, अरति है, गर्म पानी पिलाकर उल्टी करवा दो, कोई जरूरत नहीं मदन फल की। लौड़ा मुंह पिला दो, यूं करो, आवश्यक नहीं कर लो। यदि नहीं कर सकते हैं, दुर्बल व्यक्ति है, नहीं कर सकते हो, तब उपवासयत, उसको 3 घंटे 4 घंटे का उपवास दो। सुबह से कुछ नहीं खाना है, 12 बजे तक, भूख लगने तक कुछ भी नहीं खाना है। 12 बजे भोजन का समय हो गया, घर वाले खाना खाओ, खाना खाओ। वैद्य को बताना है, भूख लगने के बाद भी
आपको भूख लगी होगी, पेशेंट को यदि उदर में अनुभूति है कि कुछ भारीपन सा है, भोजन की इच्छा नहीं है, अभी केवल शुंठी का पानी पिलाओ, गर्म पानी एक एक चम्मच पिलाओ, आधा घंटा 1 घंटा एक एक चम्मच पिलाओ, भूख लगती है। अब आपको इस अवस्था में दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ यूष देना है। पंचकोल सिद्ध यूष देना है। और उसके बाद 1-2 जब भी भूख लगे तब थोड़ा सा भोजन देना है, थोड़ा सा। पहले दिन थोड़ा, शाम में थोड़ा ज़्यादा, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा। इस प्रकार आप आहार से उसका आहार अग्नि को दीप्त होने के लिए आहुति की जरूरत है। जब यज्ञ कुंड जलाते हैं ना, तो पहले मंथन करते हैं, चिंगारें निकलती है, उस पर तून डालते हैं, उसमें कपास डालते हैं, फिर लकड़ी डालते हैं। इस प्रकार अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाना है। अब एक बार आप चावल खाने तक आ गए, अब आप अग्निदीपन द्रव्य भोजन के साथ दोगे या अनुपान रूप में दोगे। आसव, अरिष्ट, चूर्ण, विचित, कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल, लवण, इन चूर्णों का कल्प अब देंगे आप। अब ये देते समय ऋतु कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, हेतु कौन सा है, इसके आधार पर चयन करेंगे। अब वो देने के बाद फिर ऋतु बदल गया, अवस्था बदल गई, वातपित्तोत्तर अवस्था आ गई है। अब घृत दो, अब घृतपान, लवणाक्त घृत दो, तिक्त घृत दो, कटु घृत दो, अनुपान, आसव, अरिष्ट दो। अब अग्नि दीप्त हो रहा है। अब आप पूरी मात्रा में औषध दे सकते हो। तब तक फांट, तब तक हिम, तब तक रसौषधि अल्प मात्रा में। अब अग्निदीप्त करो। अब आप कल्प दे सकते हो मोटी बड़ी मात्रा में, जिन मात्रा में अपेक्षित है रुग्ण के बल के अनुसार वैसे आप दे सकते हो। यानी अग्नि दीप्त करना यह आपका पहला कर्तव्य है। जिस व्यक्ति को अग्निदीपन करना नहीं आता, अग्नि संरक्षण करना नहीं आता, वो वैद्य नहीं है, वो डॉक्टर है। अब आप इतनी प्रक्रिया करो, पेशेंट प्रकृति स्थापित हो जाता है। अब मैंने जो इतनी प्रक्रिया पूरी बताई आपको यहां तक की, इस प्रक्रिया को ग्रंथकर्ता षोडश उपक्रम कहते हैं। खुड्डा का चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, यह हमारी चिकित्सा की प्रक्रिया है। अब ग्रंथकार कहते हैं, अब मैं मूल विषय पे आ रहा हूं जिस विषय में मुझे प्रारंभ में आना था। मैंने ये प्रक्रिया पूरी बताई है रोग विज्ञान, रोग चिकित्सा की। इस पे कोई ड्रग बताया मैंने, इस रोग पे ये ड्रग दो, अर्जित हुआ तो एकांग वीर दो, नहीं। मैंने क्या बताया? हेतु बंद करो, हेतु विपरीत चिकित्सा करो, अग्निदीप्त करो, मात्रा औषधों की बढ़ाकर प्रकृति स्वास्थ्य निर्माण करो। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रिया ग्रंथकर्ता कहते हैं इदं च नः प्रत्यक्षम। वाक्य लिख लीजिए, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। कौन कह रहा है? अत्रेय ऋषि कह रहे हैं। क्या यह एविडेंस बेस्ड नहीं है ग्रंथ? ड्रग एविडेंस बेस्ड नहीं है हमारा, यह इस पे काम करता है नहीं। शरीर पंचभौतिक है, हेतु पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, रोग पंचभौतिक है, लक्षण पंचभौतिक है, चिकित्सा उसके विपरीत पंचभौतिक ही है। यह एविडेंस बेस्ड है। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
this drug acts on this disease, efficacy of drug, it is not evidence based. It is not Ayurveda. What is Ayurveda? हेतु, हेतु का बल, दोष, स्वतंत्र है, परतंत्र है, बलवान है, मध्यम है, अल्प है, प्रकृति क्या है? दोषज, अपचारित प्रकृति, बीजोत्तर प्रकृति नहीं कह रहा हूं मैं, अपचारित प्रकृति कौन सी है? और व्याधि का बल कैसा है? बलवान है, शोधन करो, मध्य बल है, शोधन पाचन करो, लघु है, लंघन करो, और हेतु विपरीत अथवा विपरीत का अर्थ चिकित्सा प्रारंभ करो। ये जो पूरा मंडल है ये एविडेंस बेस्ड है। और क्या चाहिए आपको? एविडेंस बेस्ड। इदम चनः प्रत्यक्षम, इदम यानी ये जो मैंने पूरा बताया, नहा यानी हमारा, मेरा अकेले का नहीं, 12 वर्ष का, पुनर्वसु का, हम ही सभी वैद्यों का है, प्रत्यक्ष है, हमने अनुभव किया है और फिर हमारे शिष्यों को दिया है। इतना सुंदर शास्त्र, इतना एविडेंस बेस्ड साइंस, और हमें पता ही नहीं है। ग्रंथकर्ता कितनी बार लिखते हैं, देखिए श्लोक के नंबर देता हूं, वो लिख लीजिए। सुश्रुत, सूत्रस्थान, अध्याय 24, श्लोक नंबर 8। सुश्रुत का वाक्य है। मुझे डर लग रहा कि मैं लेट करूं, ज्यादा ले रहा हूं, समय ले रहा हूं क्या, इसलिए देख रहा हूं इधर कोई हाथ दिखा रहा क्या, बस करो। वाक्य है, पहला वाक्य है कि दोषों की बिना व्याधि हो ही नहीं सकता, पहला वाक्य है। उसके बाद का वाक्य है, लिख लो, तल्लिंगत्वात्, तो ल डबल लिंग न त्वात्, तल्लिंगत्वात्। अर्थ बाद में बताता हूं। तत् लिंगत्वात्, दृष्ट फलत्वाच्च, दृष्ट फलत्वाच्च। अब इसका अर्थ बताता हूं। सुश्रुत लिखते हैं, होने वाली इस मानव जाति में होने वाली प्रत्येक व्याधि में दोषों के यानी पंचमहाभूतों के लक्षण दिखते हैं। शौंस, भ्रंश, व्यध, स्वाप, साद, रुक, तोद, वैदरम, ये वायु के हैं। दाह, राग, पाक, उष्मा, ये पित्त के, और भी है, मैंने उदाहरण दिए। और शैत्य, स्वैत्य, श्लथांगत्व, शोथ, मंदत्व, ऐसे कफ के लक्षण हैं। तल्लिंगत्वात्, दोषों के लक्षण दिखते हैं हर व्याधि में। और दृष्ट फलत्वात्, दृष्ट शब्द क्या है? थोड़ा संस्कृत आना चाहिए, थोड़ा, ज्यादा नहीं। 8वीं से लेकर 12वीं तक का संस्कृत आया तो भी काफी है, बहुत है। दृष्ट ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल समझते हो? भूतकालवाचक विशेषण। दृष्ट, देखा है, हमने देखा है, क्या? फल, दृष्ट फलत्वात्, हमने फल देखे हैं। किसके?
यदि वातज हेतु है, वातज विकार है, लक्षण है, तो उसके विपरीत चिकित्सा करने से रोग ठीक होता है, ये हमने देखा है, दृष्ट फलत्वात्। और इसलिए हम कहते हैं कि दोषा एवं सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड? इस पर अरुण डल्लन जी की टीका है, बहुत सुंदर है, मूल में पढ़ो, मूल में पढ़ो, सुंदर टीका है। वो कहते हैं कि वायु के हेतु है, वायु का व्याधि है, उसकी विपरीत चिकित्सा करने से वो ठीक होता है। ये हमारा दृष्ट फलत्वात् है, प्रत्यक्ष देखा है। हमने ये नहीं देखा है कि शब्दरण योग से वातव्याधि ठीक होता है, ये नहीं देखा है हमने गुग्गुर से व्याधि होता है, ये नहीं देखा है हमने क्या देखा है? हेतु त्याग, शोधन, हेतु विपरीत, अग्निदीप्ति, इतना करते हो तो व्याधि ठीक होता ही है। ये दृष्ट फलत्वात् है। What do you mean by evidence based? उन्होंने किया है अपने जीवन में, लिखित रूप में आपके सामने रखा है। You have to have faith on it. समझ नहीं जा रहा था, लिखते गए कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अनुभव के बाद लिखा है। चरक सूत्र चिकित्सा स्थान अध्याय 17 श्लोक नंबर 20। यह अध्याय श्वास व्याधि का है। यह अध्याय समझने में तंत्रयुक्ति के इसमें आप समझ ही नहीं सकते। इस अध्याय को पढ़ना है तो आपको लगभग 8 या 10 तंत्रयुक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। अब इसमें एक वाक्य है चिकित्सा का, जो प्रथम सूत्र है, हिक्का श्वास के मूलैक्यत्वात्। हिक्का श्वास का मूल एक है, यह समझने में मुझे 10 साल लगे। व्हाट डू दे मीन? समझ गया, लेकिन हिक्का श्वास चिकित्सा में एक वाक्य आया है, वो वाक्य लिख लो और ग्रंथ में मूल उठो। यथा दृष्टम ऋषिभिः चिकित्सितम, यथा दृष्टम ऋषिभिः चिकित्सितम। चिकित्सितम यानी चिकित्सा। दृष्ट शब्द मैंने अभी बताया, देखा हुआ, पास्ट पार्टिसिपल है, विशेषण है। ऋषिभिः, ऋषियों ने प्रत्यक्ष देखा है, श्वास की चिकित्सा करके देखी है, और वो आपको बता रहे हैं। इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड? उन्होंने ये नहीं बताया कि श्वास में श्वास को उतार दो, नहीं, सत्य वमन करा है। आहार बंद करो, हेतु त्याग करो, आहार में परिवर्तन करो, और दोषों के विपरीत चिकित्सा करो, हेतु के विपरीत चिकित्सा करो। ये दृष्ट है। ऋषिभिः दृष्टम चिकित्सितम वक्ष्यामः। ऐसे उदाहरण आपको ग्रंथ में कई स्थानों में मिलेंगे, कई स्थानों में मिलेंगे। आप पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे? मैं निदान का प्राध्यापक हूं, मैं केवल निदान स्थान पढ़ूंगा, नहीं जमेगा। मैं प्रसूति का हूं, मैं केवल 8वां अध्याय पढ़ूंगा चरक का, नहीं चलेगा। मैं द्रव्य गुणों का हूं, मैं केवल 27 अध्याय पढ़ूंगा, नहीं जमेगा। आपको पूरा चरक पढ़ना है पहले, बाद में सुश्रुत पढ़ना है, बाद में अष्टांग संग्रह पढ़ना है, बाद में कश्यप पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है। साध्य रोग ठीक हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। यह विश्वास मैं दिलाता हूं आपको। बस हमें चिकित्सा का
हमें दृष्टि हमारी आयुर्वेदिक डायग्नोस की होनी चाहिए। मॉडर्न डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ड्रग, इट इज नॉट आयुर्वेदा, इट इज नॉट PhD at all, it's a fake PhD, it's a fake MD। इस प्रकार हमें आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना है और आयुर्वेदीय चिकित्सा रसों के आधार पर, सिलेक्शन आप ड्रग का करो लेकिन रसों के आधार पे करो, अग्नि दीप्त करो, अग्नि स्थिर करो, देखो परिणाम क्या होता है। यही रुकता हूं, धन्यवाद। यदि प्रश्न की व्यवस्था है, प्रश्न पूछ सकते हो तो आप पूछ सकते हो, ये व्यवस्था है तो, अन्यथा। यस, एनी क्वेश्चंस? सर, रसों के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके तो पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में कुछ अगर आप दृष्टि डाल सके तो। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 1, उसमें एक वाक्य है, भूतेभ्यो ही परम नास्ति चिंता चिकित्सिते। चिकित्सा में महाभूतों के सिवा अन्य किसी का विचार हम करते ही नहीं है। चिकित्सा में हम पंचमहाभूतों के सिवाय अन्य किसी का विचार करते ही नहीं है। नास्ति चिंता परेभ्यः, पंचभूतों का ही विचार करते हैं। अब ब्रह्मदेव ने इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, बोलो ना। ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। एक सूत्र है, त्रिसूत्रम विबुदेहम पितामह। ये त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग, औषध, बराबर है। अब ये सूत्र है, सूत्र की व्याख्या क्या है? अल्पाक्षरम, सारवत, असंदिग्धम, सर्वतोमुखम, अनादृतम, ऐसे 5 शब्द है कुछ। ये 3 सूत्र दिए हैं, अल्पाक्षरम, अनादृतम, सर्वतोमुखम, सारवत। हेतु पंचभौतिक है, क्यों? आहार पंचभौतिक है, ऋतु पंचभौतिक है, चरक चिकित्सा स्थान, सूत्र स्थान अध्याय 28, श्लोक क्रमांक 45 के आगे। वो सूत्र ऐसा है, पंचभूतात्म के देह यारा पंचभौतिका, सुश्रुत का है। चरक का क्या है? वस्तु आहार संभवा, रोगाश्च आहार संभवा। हेतु पंचभौतिक है। सुश्रुत क्या कहता है? तल्लिंगत्वात्, दोष महाभूतों के उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा क्या है? इसके विपरीत पंचभौतिक चिकित्सा, इसके विपरीत पंचभौतिक। क्यों? रस, तिक्त रस, वायु आकाश, कटु रस अग्नि वायु, मधुर रस पृथ्वी जल। अब हमें 3 रसों की चयन करना है। वातव्याधि में आम्ल लवण मधुर, पित्त में तिक्त मधुर कषाय, कफ में कुड़ तिक्त कषाय। क्यों? इनके महाभूत कफ के विरुद्ध है। कटु, कटु में वायु है, अग्नि है,
रुक्ष उष्ण है, तिक्त में आकाश वायु है, रुक्ष शीत है, कषाय में पृथ्वी वायु है। यानी हम चिकित्सा पंचभौतिक ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हम। आपका प्रश्न पंचभौतिक चिकित्सा में दातार शास्त्री की परंपरा का है, बराबर है? दातार शास्त्री की परंपरा में उन्होंने उनके पंचभौतिक चिकित्सा में यही वर्णन किया है। इसका बाद में विस्तार कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं दातार शास्त्री को मिला था, उनकी किताब खरीदी थी, तब यही विचार उसके लिखा हुआ है, ये पंचभौतिक चिकित्सा ही है, हमें यही करनी है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग करते समय हमें पंचभौतिक चिकित्सा करते हुए मधुरतिक्त कषाय का उपयोग कर। काश्यप संहिता में रस विशेषिक अध्याय करके अध्याय है, उसमें किस रस का किस लक्षण के लिए करना है, पिछिल गुण के लिए कटु का उपयोग करना है, इस प्रकार वर्णन किया है, वो पढ़ो। वो पंचभौतिक चिकित्सा, हमारी चिकित्सा पंचभौतिक ही है पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एनीवन? सर सविनय प्रणाम। सर हम पंचमहाभूताग्नि की विकृति का निदान और चिकित्सा के बारे में आप प्लीज कुछ बताएं। प्रश्न का आशय यदि मैं समझ गया हूं तो ये है, मुझे बताओ मैं गलत समझ रहा हूं या? पंचमहाभूतों के अग्नि, इनको कम ज्यादा करने की कोई पद्धति है क्या? ये समझने के लिए आपको ग्रहणी अध्याय पढ़ना पड़ेगा। ग्रहणी अध्याय में और चरक के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 वाक्य ऐसा है, अंतराग्निना संदुक्षित बलेन अंतराग्नि से संदुक्षित बलेन उष्मणा, यानी अंतराग्नि यदि आपका अच्छा है, यदि उसका आपने संरक्षण किया है, यदि उसका दीप्तिकरण आपने किया है, तो अन्य धात्वग्नि पंचभूताग्नि ये अपने आप दीप्त होते हैं। अंतराग्निना संदुक्षित बलेन उष्मणा सम्यक परिणतस्य, उसके बाद फिर आहार का परिणमन अच्छा होता है। उनके लिए स्वतंत्र निदान चिकित्सा नहीं है, पंचभौतिक आहार विहार यही उसका निदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one last question because sir is taking session from a long time and sir just want to do the rest, so we'll take just one question. अवरोध और आवरण में कोई फर्क है क्या? कई जगह पे अवरोध का वर्णन आता है और कई जगह पे वात व्याधि में आवरण का बताता है। आवरण की कल्पना ये बहुत ही बढ़िया कल्पना है। हमें आवरण पता है वो मूर्त द्रव्यों ने किया हुआ, यानी श्लेष्मावृत वायु, पित्तावृत वायु, अन्नावृत, पुरुषावृत, ये हमें पता है। अब इस आवरण में दो पद्धतियां हैं। मूर्त के आवरण में भी दो पद्धतियां हैं आवरण की। एक पद्धति है प्रत्यक्ष रूप में अवरोध करना, जैसे रुद्धपथ कामला प्रत्यक्ष रूप में अवरुद्ध करता है। ये मूर्तों ने किया हुआ आवरण है, अवरोध किया है। समझ में आ? एक प्रत्यक्ष अवरोध रूप में आवरण है, दूसरा आवरण है श्लेष्मावृत अपान, पित्तावृत अपान। यहां पित्त का आवरण नहीं है,
श्लेष्मा का अवरोध नहीं है। लक्षण क्या है? सकफ, अल्पाल्प, सशूल मन प्रवृत्ति, श्लेष्मावृत अपान। यानी श्लेष्मा अपान क्षेत्र में गया है और अपना प्रभाव डाल रहा है, इन्फ्लुएंसिंग। परिणाम यह हुआ है कि अल्पाल्प, सपिच्छ, सश्लेष्म, सशूल मन प्रवृत्ति हो रही है। ये श्लेष्मावृत अपान है, यहां अवरोध नहीं है, व्यापक है। समावस्था है तो शूल होगा, लेकिन यह अवरोध नहीं है। उसका समावस्था के कारण श्लेष करने की, रहने की क्षमता है, तो उससे थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे पिछिल श्लेष्म युक्त मल प्रवृत्ति बार बार होना, ये श्लेष्मावृत अपान है, आवरण माने बंद नहीं है, अवरोध नहीं है। दूसरा उदाहरण, पित्तावृत अपान, रक्त प्रदर। परिणाम क्या है? अवरोध नहीं है, रक्त प्रदर है, अति प्रवृत्ति है। ये दूसरा आवरण है, ये भी आवरण है। आप आवरण का अध्याय पढ़िए, पित्तावृत अपान पढ़िए। श्लेष्मावृत अपान का और एक उदाहरण है प्रमेह का मोहपुत्रता। श्लेष्मावृत अपान, उसका वर्णन चरक ने किया है श्लेष्मावृत अपान का। यह भी आवरण है, अवरोध नहीं है, बहुमूत्रता है, ये आवरण है। आवरण का अर्थ अवरोध ये नहीं है, कुछ जगह है, एट सर्टन अबाउट सर्टन डिसीजंस है, सर्वत्र नहीं है। तीसरा, वायु वायु को अवरोध करता है, एक वायु दूसरे को अवरोध करता है। इसमें ग्रंथकर्ता का अभिप्राय यह है कि एक अपान क्षेत्र यदि दुष्ट हुआ है तो उसके परिणाम मंदाग्नि होता है। ये अपानावृत समान है। मूत्राश्मरी है, मूत्र शर्करा है, मूत्र कृष्ण है, शूल हो रहा है, छर्दी होती है, ये अपानावृत उदान है, इन्फ्लुएंसिंग द अपान उदान। इस प्रकार हर वायु अन्य क्षेत्र में आक्रमण व्यक्तिशः नहीं करता, वहां जाकर उसका परिणाम दिखाता है, उसका नाम आवरण है। ऐसे 3 प्रकार के आवरण की कल्पना है, ग्रंथकर्ता की है, संदर्भ के साथ है। चलो, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आज हमारे साथ पूरे दिन मतलब 5 बजे तक सर ऑडिटोरियम में ही रहेंगे, तो अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो आप बाद में सर को पर्सनली मिलके पूछ सकते हो। Thank you, sir, for such an enlightening session. I think we all are really privileged to have you amongst us. हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा. So thank you, sir. I would call upon Vaidya Aisha Anand ma'am to come and felicitate sir.